दोबारा अस्सलाम वालेकुम। द्रूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, एक तो मैंने FR1 में भी कहा था, जो लोग FR1 में नहीं होते, जुम्मे को इंशाल्लाह बयान रखा मैंने, और इस क्लास के बाद, और हाँ जी, मतलब नमाज पढ़ के, तो जो आप में से रुकना चाहे, आना चाहे इस क्लास के बाद, और जुम्मे को, फ्राइडे, परसों। और टॉपिक अभी 100% फाइनल नहीं किया, लेकिन तकरीबन तकरीबन ही है, ये मजे, जो जिंदगी के मजे, इनके ऊपर। और बाकी इसकी जो जो आ सके, आना चाहे, बिल्कुल आपके लिए करता हूँ, अपने लिए खैर करता हूँ, आपके लिए क्या करता हूँ। तो वो YouTube का चैनल जो अपना बनाया है मैंने, उस पर भी मैं डाल दूंगा, अगर कोई नहीं आ सके, आना चाहे तो उस पर भी मैं डाल दूंगा। लंगर कोई नहीं होगा। सवाल मैंने कल कहा था वेटेड एवरेज से करने को। वैल्यूज टैली कर लेते हैं। प्रोसेस 1, ईपी, मटेरियल का कॉलम, कन्वर्जन का कॉलम, 18230, 18230, और क्लोजिंग, और नॉर्मल गेन 275, 220, 21, 555, 710। और क्योंकि वेटेड एवरेज है, इसलिए न्यूमरेटर में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट भी आएगी 50,000 और 85,000, और करंट पीरियड भी 480 और 800, और नॉर्मल लॉस 9450, और पर यूनिट कॉस्ट 24.15, 42.73। वेटेड एवरेज पर यूनिट कॉस्ट प्रोसेस 1 24.15 और 42.73। जिन्होंने किया है, जिन्होंने, किन्होंने, ठीक। पर यूनिट कॉस्ट में कोई एतराज, तकलीफ, परेशानी? कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स 18,230, 24.15 प्लस 42.73, 1219, 222। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 में ईपी के अंदर मटेरियल कॉलम की जगह P1 कॉलम आ जाएगा। यूनिट्स 16,502, 1350, 675, 390, 18242, 411। और वेटेड एवरेज है तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हो गया 54,000 और 75,000, और करंट पीरियड में 1219,222 और
920 और नॉर्मल लॉस 320 और कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 68.41 और 55। ये प्रोसेस 2 की कॉस्ट पर यूनिट। चूंकि ये प्रोसेस 1 प्लस प्रोसेस 2 का सवाल था तो इसलिए ये फिगर हमने पहले खुद कैलकुलेट की फिर इसको यहां लिखा। अगर प्रोसेस 1 का सवाल ना होता ही सिर्फ प्रोसेस 2 का सवाल तो फिर ये फिगर गिवन होती। अच्छा, ये फिगर अगर गिवन होती ना तो ये ऐसे भी गिवन हो सकती थी कि 1219222 और ये भी कहा हो सकता था कि प्रोसेस 1 से 18,230 यूनिट्स आए थे 66.88 वाले। ये ऐसे भी दिया हो सकता था तो मल्टीप्लाई कर लेते। क्योंकि सब लोग एक वक्त में होश में नहीं होते, दोबारा बता देता हूं। इस सवाल में प्रोसेस 1 भी पूछा था, प्रोसेस 2 भी पूछा था, तो प्रोसेस 1 कैलकुलेट होगा, ये आंसर निकलेगा तो ये फिगर यहां पर करंट पीरियड कॉस्ट में आएगी। अगर प्रोसेस 2 का सवाल होता सिर्फ तो ये फिगर क्वेश्चन में गिवन होती, एज इट इज भी गिवन हो सकती थी और इसको इस तरह भी कहा हो सकता था। ये प्रोसेस 2 का सामने सॉल्यूशन है और प्रोसेस 2 का केस 1 कराया आपको। इसमें कोई भी जरा सी भी कंफ्यूजन किसी चीज पे है तो बेटे पूछें, क्योंकि एक तो मैं आपसे खुद भी शेयर कर लेता हूं, कल एक बच्चे ने पूछा था तो वो तो मैं कर ही लेता हूं। पहले आप लोग बताएं अगर किसी को कोई जरा सी भी कंफ्यूजन है, बेसिक सी भी हो प्रोसेस 2 की तो पूछिए। अच्छा, ये ऑनलाइन वालों को ना मैं पहले भी शायद नसीहत की थी कि आप लोग ना बेटा जब लेक्चर सुनते हैं और लेक्चर सुन के कोई चीज नहीं समझ आई होती तो आप जब मुझे मैसेज करेंगे सर ये दोबारा बता दें, तो आप वो लेक्चर दोबारा प्ले करें ना भाई। मैं आपको मैसेज में जो लिख के बताऊंगा तो वो इससे तो कम ही होगा जो यहां समझाया इतने सारी कौम को, तो आप दोबारा प्ले किया करें। तो इसलिए ऑनलाइन की तो बेटे जो फायदा है वो फायदा तो उठाए ना। और ऐसा अक्सर होता है कि आप कोई चीज दोबारा सुनते हैं तो क्लिक करता है, तो इसलिए आप दोबारा सुन लिया करें। प्रोसेस 2 से रिलेटेड किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? अच्छा, कल किसी ने एक सवाल पूछा था इस क्लास में या पता नहीं दूसरे रूम में से पूछा था। अच्छा, मैं खुद ही बताता हूं सवाल जो एक स्टूडेंट का हो सकता है। वो ये कि प्रोसेस 2 में मैंने ये P1 का कॉलम बनाया है, ये मैंने तो असल में मिक्स कर दिया ना सब। कॉस्ट पर यूनिट में ये P1 वाला कॉलम है, ये कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग की हुई है। तो सवाल ये है एक स्टूडेंट का कि ये जो P1 है ये मैंने मटेरियल की जगह आपको लिखवाया था। मैंने कहा था कि जैसे प्रोसेस 1 में हम मटेरियल कर रहे होते थे तो प्रोसेस 2 के अंदर मटेरियल के वर्ड की जगह P1 आ जाएगा, बाकी सब वैसे ही होगा। तो फिर हम ये जो 12-19 लिख रहे हैं इसमें तो ये भी है, ये तो कन्वर्जन है। अच्छा चले, किसी को ये कंफ्यूजन लग रही है तो बताएं, किसी को नहीं कि पता नहीं बात क्या हो रही है। बात ये हो रही है कि कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हुए प्रोसेस 2 के सवाल में ये मटेरियल कॉलम की जगह मैंने इसको क्या कर दिया था P1, और आपको कहा भी यही था लिखने को कि जैसे जैसे प्रोसेस 1 पढ़ा है सारी वही कैलकुलेशंस हैं, सारे वही फॉर्मेट्स हैं, बस जहां जहां वर्ड मटेरियल था उसकी जगह P1 कर लें, मटेरियल की जगह P1। तो उससे एक सवाल ये बन सकता है कि अगर मटेरियल की जगह P1 कर रहे हैं तो जब हम इधर ये 12-19 लिख रहे हैं तो इसमें सिर्फ मटेरियल तो नहीं है, इसमें तो कन्वर्जन भी शामिल कर दिया हमने। ये सवाल है, अगर किसी को ये सवाल नहीं भी समझ आया तो चले एक चीज बता रहा हूं शायद पक्का हो जाए। और आसानी के लिए मैं एक यूनिट गुजार रहा हूं, सब एक यूनिट। प्रोसेस 1 से जो यूनिट इन हुआ उस पे मटेरियल की कॉस्ट लगी लेट से 40 रुपए और कन्वर्जन लगी उस पे 15 रुपए। मटेरियल कॉस्ट लगने से क्या मुराद है? मटेरियल कॉस्ट इनकर होने से कि मटेरियल प्रोसेस में इन हो गया तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इनकर्ड। अब यही यूनिट प्रोसेस 1 पार करके प्रोसेस 2 में गया और अब ये प्रोसेस 1 का जो आउटपुट था ये उधर इनपुट बन गया। प्रोसेस 2 में इस पे और काम होना है, मजीद कन्वर्जन लगनी है लेट से 20 रुपए। तो अब प्रोसेस 2 में मैं फिर से ये मटेरियल और ये कन्वर्जन अलग अलग लिखूं या इतना कह दूं बस कि P1 से ये इतना खर्चा लेके आया है, इतनी कन्वर्जन और हुई है P2 में, फिर ये हो गया 75।
फिर ये यहां से चला गया प्रोसेस 3 में। तो अब प्रोसेस 3 की कैलकुलेशन में हम ये कहेंगे कि प्रोसेस 2 तक ये इतना खर्चा लेके यहां आया है, इस पे अब मजीद कन्वर्जन हुई है 12 रुपए, तो हमें ये फाइनल प्रोडक्ट 87 का कॉस्ट किया है। तो अब ये जो यहां पर हम 75 लिख रहे हैं, ये प्रोसेस 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही है कि जो आया वो 75 कॉस्ट का था। नहीं, मैं सही नहीं समझा सका। प्रोसेस 1 के हिसाब से देखें, प्रोसेस 1, तो प्रोसेस 1 में इन क्या हो रहा है, मटेरियल 40 रुपए का। अब ये 40 रुपए बना कैसे, प्रोसेस 1 को इससे कंसर्न नहीं है। प्रोसेस 1 की नजर से देखें तो प्रोसेस 1 को ये नजर आ रहा है कि 40 रुपए की चीज इन हुई है। अब ये 40 रुपए बना कैसे होगा, परचेस प्राइस होगी, उसमें ड्यूटीज ऐड हुई होंगी, ट्रांसपोर्टेशन हुआ होगा, करते करते यहां तक पहुंचा होगा। प्रोसेस 1 के लिए क्या कंसर्न है कि 40 रुपए की चीज प्रोसेस में एंटर हुई है। तो इसी तरह प्रोसेस 2 के लिए भी जो चीज प्रोसेस 2 में एंटर हुई है वो 55 की है। अब वो 55 जैसे भी बनाओ, प्रोसेस 2 के लिए तो वो एक इनपुट है जो 55 रुपए का आ रहा है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये इनपुट है तो उसमें कन्वर्जन क्यों लिखी है, वो प्रोसेस 1 का मसला था। तो प्रोसेस 2 की नजर से देखेंगे तो जो चीज इन हुई है वो इतने रुपए की है, उसमें प्रोसेस 2 में इतना खर्च और हुआ। प्रोसेस 3 की नजर में देखें तो ये फर्क नहीं पड़ रहा कि 75 कैसे बना, जैसे भी बना। प्रोसेस 3 की नजर से देखें तो क्या हो रहा है, 75 की चीज प्रोसेस में इन हो रही है। अब वो 75 जैसे भी हुआ हो कैलकुलेट, प्रोसेस 3 को उससे क्या लगे। तो इसलिए ये P1 कॉलम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मटेरियल का फिगर लिखना है, P1 कॉलम का मतलब है कि प्रोसेस 1 से कितना पहुंच रहा है। अच्छा, ये ना आज का होमवर्क है जो कल पढ़ाया था ना, केस 1, ये उसका एक सवाल है और ये आपने करना है। जिनके पास पैक की बुक है उसमें पेज 190 होगा, देखें पेज 190। पेज 190, पेज 190 के एंड पे एग्जाम्पल आई कैप करके लिखी हुई है एक बात, हॉर्न बिल लिमिटेड, हॉर्न बिल लिमिटेड। ये असल में पास पेपर का सवाल है और ये है ऑटम 2011 का क्वेश्चन 4। ये होमवर्क है। और जिनके पास पैक की बुक नहीं है और वो पास पेपर से देखते हैं तो मैं सवाल रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 ऑटम 2011 हॉर्न बिल के नाम से, ऑटम 2011 क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन जो देख रहे हैं ना आई के पास पेपर से, तो ओरिजिनली ये सवाल डिफरेंट अप्रोच का था। पहले होती थी अमेरिकन अप्रोच, फिर 2014 ऑनवर्ड ब्रिटिश अप्रोच हो गई थी, तो उसकी रिक्वायरमेंट अब आपके लेवल की नहीं है। जो पुराना ओरिजिनल वाला ऑटम 11 खोल रहे होंगे जिनके पास पास पेपर की बुकलेट है, उसमें रिक्वायरमेंट की क्या वर्डिंग है। हाँ, तो ये अब आपके काम की चीज नहीं है, आप इसकी जगह रिक्वायरमेंट कर लें स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। जो लोग देख रहे हैं ना ओरिजिनल पास पेपर्स, तो पहले होती थी अमेरिकन अप्रोच, वो उसकी रिक्वायरमेंट है 15 नंबर का सवाल, तो उसको चेंज करके स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड कर लें। और जो पैक की बुक में है 4 रिक्वायरमेंट्स बनाई हुई है, चलो उनमें भी मैं कह रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। अच्छा, जिनके पास पैक की बुक है उसमें तो ठीक है, सोल्यूशन अमेंडेड है, लेकिन जिनके पास नहीं है, जिन्होंने पास पेपर से देखना है, तो वो तो सोल्यूशन भी वो पुराना वाला होगा। तो ये मैंने फिर आपको स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन का सोल्यूशन बना दिया है, आपके ग्रुप में भी शेयर करवा दिया और ऑनलाइन वालों के लिए कोर्स में अपलोड कर दिया। और जो बच्चे आप में से ये हार्ड कॉपी ना लेना, क्योंकि सबके लिए कराई भी नहीं है यार, वैसे इतनी सारी करा ली है तो अच्छा चलो ठीक है, ये बांट रहा हूं मैं, लेकिन जो लोग नहीं इस पेज को इस्तेमाल करते ना, जो सॉफ्ट कॉपी देखते हैं, वो ना लेना है कॉपी, क्योंकि पूरी नहीं करवाई, थोड़ी करवाई है, क्योंकि लोग नहीं यूज कर रहे होते इसको। तो जिसने रखनी है वो रखे, जिसके पास पैक की बुक है वो ना ले बेशक। हाँ जी, ये फिर थोड़ी देर तक ना जितने बच गए होंगे वो नीचे ले जाना है, नहीं बचेंगे, मुफ्त का माल है, लिए जाओ एक पेज। अच्छा, जिसको नहीं चाहिए हार्ड कॉपी, जिसने सॉफ्ट कॉपी देखनी है वो ना ले, कोई इसमें बरकत नहीं है कि आप महरूम ना रह जाएं उससे। अगर सॉफ्ट कॉपी तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर्ड है, तो अगर वो काम चलता है तो ना ले बेशक कॉपी हार्ड। ठीक है, थोड़ी देर तक देखना, बच गए तो ले जाना, नहीं तो और करा देना। ये होमवर्क है भाई, इसमें ना क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बहुत मजे का है, अच्छी कैलकुलेशन है।
क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की अच्छी कैलकुलेशन है इसमें। अच्छा, इसमें क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था मसला, अगर आप में से किसी के पास राइस की बुक है तो उन्होंने इसमें एक अमेंडमेंट की हुई है असल सवाल में, वो स्क्रैप वैल्यू डाली है, वो नहीं है, वो निकाल दें स्क्रैप वैल्यू, वो स्क्रैप वैल्यू निकाल दें, स्क्रैप वैल्यू नहीं है। है जी क्या? नहीं नहीं, पैक में तो वही पूरा सवाल ही है जो है। सोल्यूशन इतनी लंबी कहानी सुना दी मैंने। ये होमवर्क है, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस बहुत अच्छा है, इसका करना है होमवर्क आपने। जी क्या जी? कौन सी थ्योरी करवानी थी? समझ नहीं आई। हाँ आगे फिर, अरे तो मुद्दतें हो गई, मैंने उसका क्लिप रिकॉर्ड करा के अवेलेबल भी करा दिया आप लोगों को। मैंने बताया तो था, बताया था यार। किस बारे में बात हो रही? मैंने मैं दोबारा बता दूं, मेरी ही गलती होगी, यकीनन यकीनन मेरी गलती है। चैप्टर 1 इन्वेंट्री वैल्यूएशन, लेबर कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इन 3 चैप्टर से मैंने आई कैप की जो कुछ एडवांटेज मार्क करवाए थे कि आप याद कर लें, और उसका एक इंसानी तरीका ये बताया था कि आप उसको वेबसाइट से डाउनलोड करें, वहां से पढ़ के देख के अपने रजिस्टर पे लिखें, ताकि एक दफा आपको पता चल जाए क्या है और वो सब एक जगह इकट्ठा भी हो जाए। और वो रट्टा लगाने में मुश्किल होगा, तो इसलिए मैंने वो समझाने के लिए एक क्लिप रिकॉर्ड कराया है, मेरा ख्याल है 15-20 मिनट का है, शायद 21 मिनट का है, 21 मिनट का क्लिप है। और वो मैंने आप लोगों को उसी प्लेलिस्ट में शायद शामिल है, जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है। ऑनलाइन वालों के लिए मैंने अलग से एक सेक्शन बनाया हुआ है, उसके अंदर वो रखा हुआ है। और ये तो मेरे ख्याल में ये तो वर्ल्ड कप का फाइनल जिस दिन था, नहीं उससे भी पहले, उससे पहले की बात है, पोर्टल पे एलएमएस पे भी रखा हुआ है जी। शुक्र है टाइम से पहले पूछ लिया। और बाकी भी आइंदा जिन चैप्टर्स में कहना होगा ना, वो भी फिर मैं इस तरह से कर दूंगा, कुछ 2-3 चैप्टर इकट्ठे करके, तो उसके भी कोई 15-20 मिनट की बता दूंगा। इस बात की मिसाल ऐसी है, मिसाल बता रहा हूं कि प्रोसेस 1 में केमिकल ए इन किया और उबला हुआ केमिकल वो इस प्रोसेस का उबला हुआ केमिकल ए इस प्रोसेस का आउटपुट था। और ये कर लेते हैं, चलें 10,000 किलो, और ये टोटल 240,000। ये प्रोसेस 2 में इन हुआ। फिर इसमें एक और केमिकल बी ये ऐड हुआ, और ये कर लेते हैं 5,000 किलो।
चलो ठीक है 5000 किलो, और ये 5000 किलो थे। अच्छा ये पर किलो क्या रेट बना? ये 24, और ये कितने रुपए किलो कर लें? 80 रुपए किलो। कितने हो गए? 4 लाख। फिर इसके अलावा इस प्रोसेस में कन्वर्जन कॉस्ट भी हुई, कन्वर्जन कर लेते हैं, चलो 180,000 कर लेते हैं। और अभी जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं ना, असल में जिसके लिए वैल्यूज बनाई हैं और जो बेसिक आइडिया देना चाह रहा हूं, जिसके आगे फिर मैं लॉसेज और वर्क इन प्रोसेस बिल्ड करूंगा, तो अभी मैं लॉस वर्क इन प्रोसेस सब इग्नोर कर रहा हूं। तो इस प्रोसेस का जो आउटपुट निकला, आउटपुट ले लेते हैं इसका, चलें पेंट कर लेते हैं, पेंट बना रहे हैं हम। कितने किलो बन गया? कोई लॉस नहीं, कोई वर्क इन प्रोसेस नहीं, 15,000 किलो बन गया। कितना पेंट बन गया? कोई लॉस नहीं, कोई वर्क इन प्रोसेस नहीं, 15,000 किलो पेंट बन गया। ये जो मैंने केस 2 बनाया ना, इसका मतलब ये है कि प्रोसेस 2 में जो प्रोसेस 1 से आया था वो तो है ही है, एक और डिफरेंट तरह का मटेरियल भी प्रोसेस 2 में ऐड हुआ है। एक डिफरेंट तरह के मटेरियल की कुछ एडिशनल क्वांटिटी प्रोसेस 2 में ऐड हुई है। ये है केस 2। और प्रोसेस 2 का ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। यहां तक नोटेड? ये जो प्रोडक्ट बना है 15,000 किलो, 1 किलो कितने का पड़ा? 1 किलो कितने का पड़ा? हाँ जी, कितने का पड़ा? 54.6। कैसे? सारे खर्चों को ऐड कर दें, क्योंकि कोई है ही नहीं वर्क इन प्रोसेस वगैरह। तो 240 का ये है, 180 ये है, 4 लाख ये है, तो ये बन गया 640 और 820। 820 को 15,000 से डिवाइड करें, 820 को 15,000 से डिवाइड करें तो 54.67। ये जो प्रोडक्ट बना है पेंट, ये 1 किलो कितने का पड़ा, ये मैंने वो कैलकुलेट किया है। अच्छा, अगर इसको कंपोनेंट्स में कैलकुलेट करना चाहें, यानी ये देखना चाहें कि 820 को इसे डिवाइड करने की बजाय एक एक करके डिवाइड कर दे, जैसे 240 को अलग से कर दे, 4 लाख को अलग से कर दें, और कन्वर्जन को अलग से कर दें, तो ये क्या बना? 16, ये 26.67, 12। ये इतना ही बनेगा। क्यों?
उन्हीं को 3 में तोड़ के डिवाइड कर लिया। ठीक, यहां तक कोई कैलकुलेशन में कोई तकलीफ परेशानी है तो बताएं। अच्छा, ये सारी जो आज अभी बात कर रहा हूं ना, इससे फिर मैं आपको वो सारी वर्किंग उठा के दूंगा यहां से कि हमने करना क्या होगा इस केस 2 के अंदर। यहां से कुछ बेसिक्स बना रहा हूं। हाँ जी, यहां तक कोई एतराज? चले ठीक है, मैं अब एतराज बनवाता हूं। केमिकल बी 80 रुपए किलो है ये, और उबला हुआ केमिकल ए हमें कितने का पड़ा? 24 पर किलो। तो केमिकल बी तो 80 रुपए किलो है, जबकि यहां पर तो ये 26 रुपए किलो नजर आ रहा। उबला हुआ केमिकल ए 24 रुपए किलो है, वो तो यहां हमें 16 रुपए किलो नजर आ रहा है। क्वांटिटी चेंज हो गई। हाँ भाई, जो कंफ्यूजन मैं बचाना चाह रहा हूं, कंफ्यूजन समझे कि कुछ भी नहीं। मैंने कहा कि केमिकल बी तो 80 रुपए किलो है, तो फिर यहां पर ये पर किलो, ये भी मैंने पर किलो ही लिखा हुआ है, तो अब जब पर किलो लिख रहा हूं तो ये 26 रुपए नजर आ रहा है। और केमिकल ए, उबला हुआ केमिकल ए 24 रुपए का 1 किलो है, जबकि यहां पर 16 नजर आ रहा है। तो क्वांटिटी अलग है? नहीं, क्वांटिटी क्यों अलग है? मैं तो कह रहा हूं कॉस्ट पर किलो है। हाँ? तो इसका मतलब केमिकल ए की कॉस्ट नहीं हुई फिर? अगर दोनों, ये भी दोनों की मिक्स है, ये भी दोनों की मिक्स है। ये जो हमारी अभी 16 रुपए की कॉस्ट बनी है, मतलब कॉस्ट पर केजी बनी है, वो हमारी टोटल आउटपुट की बनी है, जबकि हमारा जो, लेकिन मैंने तो केमिकल ए लिखा है और केमिकल बी लिखा है, तो आप सब राजी हैं इस पे? अच्छा, केमिकल बी बोल देता हूँ, केमिकल ए रहने दें। केमिकल बी तो 80 रुपए किलो है ना, तो अब ये केमिकल बी इतने रुपए किलो क्यों नजर आ रहा है? टोटल आउटपुट है उसमें हमने डिवाइड कर दिया उसका टोटल। अच्छा, और है जी? हाँ, देखें ये जो डिवाइड, अगर आपको ये साइंस लग रही है कि इधर 4 लाख को 5,000 से डिवाइड किया था तो ज्यादा आ रहा था, अब जब 4 लाख को 15 से डिवाइड करेंगे तो कम ही आएगा, तो हाँ ये तो है, लेकिन फिर क्या वो गलत है कि ये गलत है? इसको भी मैं कॉस्ट पर किलो ही कह रहा हूं, उसको भी कॉस्ट पर किलो कह रहा हूं। वो भी केमिकल बी लिखा है, ये भी केमिकल बी लिखा है, यानी ये ए और बी कंबाइन है, ये भी और बी कंबाइन है। पहले पढ़ी तो नहीं है कॉस्ट? हाँ जी, ये जो हमारी प्रोग्राम पर कॉस्ट निकली है वो हमारे मटेरियल की कॉस्ट है। हाँ, टोटल आउटपुट की नहीं निकली वो हमारे। पहले पढ़ी कॉस्ट? पक्की बात, सच्ची सच्ची? पहले कभी गुजरे भी नहीं क्लास के बाद से? दोबारा बताओ। जो 80 रुपए पर किलोग्राम निकली है वो हमारे सिर्फ केमिकल बी की प्राइस पे निकली, जिससे हमारे यूनिट्स में प्रोग्राम यूज हुए हैं उसमें हमने डिवाइड किया टोटल, जबकि हमारी जो 16 रुपए या 26.67 निकली है टोटल आउटपुट पे वो प्राइस निकली। तो लेकिन मैंने लिखा तो अलग अलग हुआ है ना, और बी मैंने बी अलग लिखा हुआ है। हाँ जी, पढ़ी भी पढ़ी भी पहले पढ़ी कॉस्ट? ठीक, चले ठीक है, ये सही बता रहे हैं जितने भी लोग बता रहे हैं, ठीक है। ये जो 80 रुपए पर किलो है ना, ये केमिकल बी का 1 किलो इतने रुपए का है, ये केमिकल बी का 1 किलो नहीं है, ये प्रोडक्ट के 1 किलो में इतना हिस्सा केमिकल ए है, इतना हिस्सा केमिकल बी है, इतनी कन्वर्जन है। 1 किलो चीनी कितने की होती है? 10 रुपए किलो, 110 रुपए किलो। अच्छा चले 100 रुपए लगा लेते हैं, तो 1 किलो शरबत में 1 किलो चीनी होगी। 1 किलो शरबत के अंदर चलो 100 ग्राम चीनी है, 100 ग्राम, चलो 200 ग्राम कर लेते हैं। अच्छा मैं बता रहा हूं, शरबत 200 ग्राम, 200 ग्राम, तो 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी 100 रुपए की है, लेकिन 1 किलो शरबत में 20 रुपए की चीनी है। तो ये जो इस वक्त ये सामने लिखा हुआ है, ये केमिकल ए के 1 किलो का रेट नहीं लिखा हुआ, केमिकल बी के 1 किलो का रेट नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कि जो प्रोडक्ट का 1 किलो बना। अब ये प्रोडक्ट के 1 किलो की बात हो रही है कि प्रोडक्ट के 1 किलो में इतने रुपए केमिकल ए है, इतने रुपए केमिकल बी है, क्योंकि केमिकल बी हो सकता है 3 पाव डला हो,
3 पाव 750 ग्राम्स, 750। तो और केमिकल ए हो सकता है उर्दू में, हो सकता है ये मेरे ख्याल 3 पाव ही बन रहा है, नहीं चलो कोई आधा किलो से थोड़ा ऊपर बन रहा है। तो केमिकल ए है 24 रुपए किलो, लेकिन पेंट के अंदर कोई 600 ग्राम डाला हुआ है। तो इतने रुपए का केमिकल ए 1 किलो पेंट के अंदर है, इतने रुपए का केमिकल भी पेंट के अंदर है। तो इन दोनों में फर्क समझ लें पहले कि ये जो रेट लिखे हुए हैं ये प्रोडक्ट के 1 किलो के रेट लिखे हुए हैं, कि प्रोडक्ट के 1 किलो में ये कंपोनेंट्स हैं। और वो 80 और 24 क्या था, केमिकल बी का 1 किलो इतने रुपए का, केमिकल ए का 1 किलो इतने रुपए का। जबकि ये क्या कॉस्ट पर केजी बन गई, ये प्रोडक्ट के 1 केजी की बात हो रही है। तो इन दोनों में फर्क है। इसको कुछ अपने अल्फाज में लिखना चाहें, समझाना चाहें तो समझाएं, फिर मैं आगे चलता हूं। जहां तक की बात को अगर कुछ ना कुछ कहना है अपने लिए तो कहें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जी रुको जरा, सब्र करो। क्या सब आएगा, लेकिन केस 2 की हेडिंग में नहीं कराऊंगा, वो अलग से पढ़ाऊंगा, जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स। चलो ठीक है, लिख लिया अपने लिए जो लिखना था। तो केस 2 में हम किया ये करेंगे, 2-4 लाइनें लिख रहा हूं। केस 2 में हम ये किया करेंगे, ये जो इधर समझाया है और हमने सवाल में क्या करना है उसके लिए कुछ 3-4 लाइनें लिख रहा हूं अंग्रेजी की। केस 2 के सवाल में हम ये किया करेंगे कि कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट किया करेंगे 3 टुकड़ों में। पहले 2 टुकड़ों में करते थे ना, अब 3 टुकड़ों में करेंगे। अब तक कॉस्ट पर यूनिट 2 टुकड़ों में कैलकुलेट करते थे, क्या क्या, नहीं प्रोसेस 2, P1 और कन्वर्जन। अब P1 होगा, कन्वर्जन भी होगा, लेकिन अब ये न्यू मटेरियल भी आ जाएगा, ये भी अब एक पर यूनिट निकला करेगी। प्रोसेस 1 से जो आया और जो नया केमिकल भी आया, तो अब वो भी एक कंपोनेंट निकल, जैसे मैंने अभी तोड़े हैं। यानी अब हमने पर यूनिट कॉस्ट ये 3 टुकड़ों में निकालनी होगी। यानी हम जो वर्किंग करते हैं उसमें 3 न्यूमरेटर्स आ जाएंगे। हम लोग P1 और कन्वर्जन का कॉलम बनाते हैं ना, तो P1 का कॉलम भी बनेगा, न्यू मटेरियल का कॉलम भी बनेगा, कन्वर्जन का भी बनेगा। तो कॉस्ट पर यूनिट अब 3 कंपोनेंट्स में निकलेगी। तो फिर इसके लिए डिनोमिनेटर भी तीनों के अलग अलग चाहिए होंगे। और डिनोमिनेटर हम कहां से लेते हैं, डिनोमिनेटर कहां से मिलते हैं, इक्विवेलेंट से। तो हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी अब 2 की जगह 3 कॉलम बनाने पड़ा करेंगे। तो कॉस्ट पर यूनिट एक तो अब हम 3 कंपोनेंट्स में निकाला करेंगे, इस वजह से हमें ईपी के भी अब 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे।
हमने ये प्रोडक्ट्स दो ही यूज हो रही है और प्रोसेस 3 भी हो सर उसके लिए हमें दो ही कंपोनेंट्स चाहिए P2 हो गया और दोबारा बोलिए। प्रोसेस ये मटेरियल आगे प्रोसेस 3 में भी जाना हो हाँ, लेकिन उधर कोई न्यू मटेरियल ऐड ना होता तो उसके तो फिर वो केस वन बन जाएगा। ये नहीं, बस जो पिछले डिपार्टमेंट से आ रहा है बस वही है। अच्छा, ये बाकी लोग भी सुन लें सवाल कि अगर यही वाला जो मैंने P2 यहां समझाया है, ये यहां प्रोडक्ट बनने की बजाय यहां से प्रोसेस 3 में जा रहा हूं, लेकिन प्रोसेस 3 में मजीद कोई मटेरियल ऐड ना हो रहा हो, तो वो बन जाएगा जो कल केस 1 बनाया था। प्रोसेस 3 के लिए, प्रोसेस 2 तो ऐसा ही है, प्रोसेस 3 के लिए वो केस 1 जैसी चीज बन जाएगी कि जो पिछले प्रोसेस से आया था बस वही रहा। वो नोटेड? अच्छा, अब ना मैं आपको करने ये लगा हूं कि चूंकि पूरी पिक्चर आपके पास ऑलरेडी है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में लाइनें क्या क्या होती हैं रोज, अगर वेटेड एवरेज है तो कंप्लीटेड यूनिट्स, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और ALAG, और अगर FIFO हो तो कंप्लीटेड को 2 में तोड़ देते हैं। ये लाइनें आपको पूरी पिक्चर पता है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली आपको इस पूरी पिक्चर को सामने रख के बताने ये लगा हूं कि इन लाइनों के सामने 3 कॉलम्स में क्या क्या लिखना है ये गाइड करने लगा हूं। तो पहले मैं आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की गाइडेंस देने लगा हूं, उसके बाद फिर कॉस्ट पर यूनिट के लिए कुछ नसीहतें बताऊंगा। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे करते हैं बात। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के ऊपर तफसील से करने लगा हूं बात। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो कि हमारी कॉस्ट पर यूनिट का डिनोमिनेटर होता है, उसकी बात हो रही है। केस 2 के सवाल में जो करना होगा ना, तो उस सवाल तक पहुंचाने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे मैंने बात शुरू की है, एक एक पॉइंट करके बताता हूं। जो आसान बात होगी वो बस जबानी बता दूंगा, जो मुश्किल होगी उसका सवाल करा दिया करूंगा। ये मैंने को 5 बातें बतानी है इसके लिए। तो अभी पहला पॉइंट बता रहा हूं। अच्छा, पहले ना ये देख लीजिएगा मैं किस तरीके से बताने लगा हूं, वो अगर समझ आता है तो फिर मैं उसी पैटर्न पे बाकी पॉइंट्स बताऊंगा। मैं बताने ये लगा हूं कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में 3 कॉलम होंगे अब, और वो जो हम लाइनें लिखा करते थे, एक एक लाइन करके बताने लगा हूं कि इसके सामने इन तीनों कॉलम में क्या क्या लिखना है, इस तरह से बता रहा हूं। तो पहली बात मैं बताने लगा हूं कि अगर वेटेड एवरेज है तो कंप्लीटेड यूनिट्स की लाइन आया करती है, एफको मेथड है तो, और अगर FIFO मेथड है तो स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड की लाइन आया करती है। अगर FIFO है तो अब इस लाइन के सामने हम उन तीनों कॉलम्स में तो इस लाइन के सामने हर कॉलम में पूरे पूरे यूनिट्स आ रहे होते हैं या किसी में आते हैं किसी में नहीं आते? तो बस यही कह रहा हूं कि इन तीनों कॉलम्स के अंदर इस लाइन के सामने यूनिट्स आएंगे और वो भी पूरे पूरे आएंगे। ये इस पैटर्न से अब मैं आपको सारा एक एक करके बताने लगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही क्या कह रहा हूं कि जब ईपी बनाएंगे तो P1 का कॉलम, न्यू मटेरियल कॉलम और कन्वर्जन कॉलम, ये तो कंप्लीटेड यूनिट्स की लाइन में इधर भी लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे, टेक, और पूरे पूरे लिखेंगे जिस तरह नॉर्मल करते हैं।
ये नोटेड। ये जो मैं यहाँ कर रहा हूँ ये ना नोट करना, क्योंकि इसमें नोट करेंगे भी तो क्या करेंगे, मैं तो आधी बात लिख के ज़बानी करूंगा बाकी। चलें इधर समझें। 18,000 किलो प्रोसेस 1 से आया, 7,000 किलो केमिकल बी और इसमें नया डाला 25,000 हो गया, और 1200 किलो वर्क इन प्रोसेस है तो 23,800 किलो आउटपुट हो गया। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए अब हम 3 कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। एक के न्यूमरेटर में ये आएगा, एक के न्यूमरेटर में ये आएगा, एक के न्यूमरेटर में ये आएगा। और आपको एक दफा बड़ी एक सुनहरी बात की थी मैंने कि कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए जो न्यूमरेटर में कॉस्ट लिख रहे हैं उसके डिनोमिनेटर में वो यूनिट्स आएंगे जिन पे वो खर्च हुआ है। ये 23,800 केमिकल ए का खर्चा इन पे हो चुका या और होना है? हो चुका। कन्वर्जन कॉस्ट हो चुकी, केमिकल बी इन पे लग चुका, तो इसलिए ये तीनों के डिनोमिनेटर में आना चाहिए। यही लिखा हुआ था मैंने भी। ये 1200 किलो केमिकल ए लग चुका है इस पे कि नहीं? क्यों भाई? केमिकल ए इन हुआ है तो प्रोसेस शुरू हुआ है ना, तो इस पे केमिकल ए लग चुका हुआ है, इसलिए 2.5 लाख के डिनोमिनेटर में ये आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, और पूरा पूरा ही आना चाहिए। कन्वर्जन इस पे लगी है,
60%। तो उस 10,000 के डिनोमिनेटर में आने चाहिए और 60% आने चाहिए। तो हाँ आने चाहिए, और 60 तो नहीं लिखूंगा ना, मतलब जो भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन है उतने आने चाहिए। ये भी यहां तक। केमिकल बी का जो खर्चा है उसके डिनोमिनेटर में ये आना चाहिए, यानी ये 1200 किलो पे केमिकल बी लगा है कि नहीं लगा। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट। कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये है कि चलो दूध पत्ती बनाते हैं, नहीं दूध पत्ती, दूध पत्ती, दूध पत्ती। मीठा कम रखना, ज्यादा रखना, ज्यादा रखना। तो प्रोसेस 2 में जो उबला हुआ दूध पहले फ्रिज में रखा था वो निकाल के प्रोसेस 2 में वो बर्तन में डाला, और थोड़ी देर उसको गर्म करने के बाद फिर उसमें चीनी पत्ती ऐड करें। तो प्रोसेस 2 में प्रोसेस 1 से मटेरियल आया P1, और कुछ देर के बाद नया मटेरियल ऐड हो सकता है शुरू में फौरन ही हो जाए, हो सकता है बिल्कुल एंड पे हो। तो इसके लिए यकीनन कोई टाइमिंग होनी चाहिए, और सवाल में वो टाइमिंग बताई होगी। जिस तरह स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन होती है, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन अगर 70% है तो क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी, कि जब टाइम 70% गुजर चुका होता है तो इंस्पेक्शन करते हैं। इसी तरह से ना नए मटेरियल के बारे में बताया होगा कि नया मटेरियल मशीन में कब डलता है, ये बताया होगा। चले बताया हुआ है, इसके बारे में बताया हुआ है कि ये प्रोसेस में डाला जाता है, एडेड टू प्रोसेस व्हेन इट इज 50% कंप्लीट। यानी जब मशीन प्रोसेस 2 में आधी देर चल चुकी होती है तो केमिकल बी उसमें डालते हैं, ये बताया हुआ है। अच्छा, ये 50% नंबर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि न्यू मटेरियल इज एडेड एट एंड ऑफ प्रोसेस। तो उसका क्या मतलब होगा एट एंड ऑफ प्रोसेस, कि जब प्रोसेस 100% चल चुका होता है तो मटेरियल भी डलता है। हो सकता है सवाल में लिखा मिले मटेरियल, नया मटेरियल इज एडेड एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस, तो इसका मतलब है प्रोसेस 2 अभी 0% ही हुआ होता है और नया मटेरियल डाल देते हैं। तो ये इंग्लिश में भी बताया हो सकता है, इस तरह की परसेंटेज भी दी हो सकती है। चले मैंने बता दिया कि जब प्रोसेस आधा होता है तो केमिकल बी डाल देते हैं। अब बताएं इसमें केमिकल बी डल चुका है या नहीं, डल चुका होगा। और हमारे सवालों में ना एक अजम्पशन यही होती है कि जब मटेरियल प्रोसेस में डलता है तो शुरू में नहीं, एडवांस डल जाता है, मतलब आस्ता आस्ता थोड़ा 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 नहीं डलता है, तो एडवांस डल जाता है, लेकिन कन्वर्जन ओवर द पीरियड। तो केमिकल बी या तो उसमें डल गया हुआ है या नहीं डला हुआ है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि केमिकल बी ऐड हो चुका था। तो इस 280,000 के डिनोमिनेटर में 1200 आएंगे, और अगर वहां पर 50 की जगह 80 लिखा होता 80%, तो अभी इसमें केमिकल बी नहीं ऐड हुआ होता, तो उसके डिनोमिनेटर में ये 1200 ना लिखते, वो लगा जाके। तो इसके लिए वाकई फिर सबको आगे समझ। तो नए मटेरियल के कॉलम में ये लिखेंगे और 100% लिखेंगे, लेकिन सिर्फ तब, ओनली इफ। अब या तो उसको आप एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख लें कि अगर नया मटेरियल इसमें शामिल हो चुका हुआ है तो, और या ऐसे लिख लें कि स्टेज, जो भी आपको ठीक लगे, स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन ये लेस देन और इक्वल टू। देखिए अगर ये जब ऐड होता है वो इससे थोड़ा है तो मतलब ऐड हो चुका हुआ है, या अगर बराबर भी है तो ऐड हो गया हुआ है। तो इसलिए जिस स्टेज पे नया मटेरियल ऐड होता है अगर वो नंबर इससे कम है या बराबर है तो ठीक है, इसमें ये कॉलम में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चलें कल इसके सवाल से शुरू करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।